हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं कि सवाल किस तरीके से सॉल्व करने हैं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आए, और इसीलिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस या हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज, ये शायद सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारे सामने, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम पूरी अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, जो हमें एक्चुअली एक तरीके से जो स्टैंडर्ड सेट है कि हमारी तैयारी कैसी हुई है, वो क्वेश्चंस के थ्रू ही होगी, ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू या बोर्ड एग्जाम्स के थ्रू। आज मैं स्पेसिफिकली एमसीक्यूज की बात करूंगी। होता क्या है कि जनरली जब बच्चे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आते हैं, यानी कि नीट की या कोई भी मेडिकल एग्जाम के पहले, इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो कि उनको क्वेश्चन कहीं ना किसी हद तक याद हो जाते हैं, रट जाते हैं, बिकॉज ओवर एंड ओवर वो सॉल्व करते रहते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, विच इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, या एक कहेंगे कि बहुत कोई अतरंगी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस रही है, क्वेश्चंस उसी टाइप के आएंगे। पर फिर भी बच्चों के आंसर्स गलत होते हैं, बच्चों के मार्क्स जो आने चाहिए, जो वो सोच के जाते हैं, जो प्रिपरेशन लेवल होता है, इवन जब आप पहली बार एक पेपर पढ़ते हो तो आपको जो कॉन्फिडेंस आता है उसके मुकाबले जो मार्क्स आते हैं वो वैसे नहीं होते। क्यों होता है? बिकॉज देर इज सर्टेन रॉन्ग थिंग जो कि आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। सारे आपकी जो भी कोचिंग क्लासेस हैं या स्कूल्स हैं, आपको कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराएं, कि क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, बट आपको आंसर्स भी तो आने चाहिए। अब आंसर करेक्टली आने के लिए क्या है बैकड्रॉप? आपको थ्योरी आनी चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम आप थ्योरी को समझेंगे, जितना ज़्यादा टाइम आप थ्योरी को एक्चुअली पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप उसके साथ उसको एक तरीके से रिवाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है या क्वेश्चन सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो बेटर होगी। एज फार एज बायो इज कंसर्न, पूरा थ्योरी है। एक दो क्वेश्चन है जो आपको न्यूमेरिकल्स की तरह आते हैं, जो इक्वेशंस की तरह सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर मैं उनको हटा भी दूं, अगर मान लीजिए ऐसे 5 सवाल है, विच इज नॉट द केस, अगर ऐसे 5 सवाल भी हैं, 85 क्वेश्चंस होते हैं जो कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड होते हैं। यानी अगर आपकी थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। लास्ट ईयर यानी कि नीट 2020 का जो पेपर था, उसमें आपने देखा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। यही चीज अभी आगे शायद रिपीट होगी, बिकॉज जैसे कि हमें पता है एनटीए को भी अभी तैयारी करने की जरूरत है। अब बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है ऑप्शन ज्यादा हो सकता है कुछ और हो, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी जो है आप यही सोचिए कि क्वेश्चंस एज इट इज रहेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा, हमें तैयारी कैसे करनी है। प्रॉब्लम क्या होती है? मैं यहाँ दो क्वेश्चंस के हिसाब से आपको समझाऊंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, यानी कि मैंगो का साइंटिफिक नेम पहचानिए। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं क्या करेंगे, जब पेपर पढ़ते हैं, सीन हाउ स्टूडेंट्स सॉल्व पेपर, रिटन साइंटिफिक मैंगो, इस तरीके से क्वेश्चन में अंडरलाइन करते हैं, ऑप्शन देखेंगे, एक निगाह डालेंगे, उनको जो सही लगेगा वो टिक मार्क कर देंगे। ये जनरली रूल है, और ये सबसे गंदा ये जो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिखता है, बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं वर्ड सेम होंगे बट आपकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे बच्चे, क्योंकि उनका दिमाग उसी तरीके से प्रोसेस्ड है, उसी तरीके से रटा हुआ है, वही वैल्यूज पुट करके आंसर्स आएंगे, और उनके बाय चांस ऑप्शंस में भी वो दिए होते हैं, बिकॉज द पीपल हु प्रिपेयर द एग्जाम आर एक्सपर्ट्स। वो गली नुक्कड़ में कोचिंग खोल के नहीं बैठे हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है कि एग्जैक्टली हमको क्या करना है। वो सारी बुक्स पढ़ चुके हैं, जो शायद आपने नहीं देखी भी हैं, ऐसी भी बुक्स वो पढ़ चुके हैं। सो दे वेरी वेल नो हाउ टू मैनिपुलेट अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का काम क्या है? क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली पढ़ना है। ये जो आप अंडरलाइन करते हैं ना स्पेसिफिक वर्ड्स, कि हाँ चलो इसको 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 3 बार पढ़ने से अच्छा है एक बार प्रॉपर टाइम देके पढ़ें। 90 क्वेश्चंस आते हैं बायो के, 90 मिनट्स आप अलॉट कर सकते हैं बायो को, ठीक है, और कम टाइम दे सकते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन अगर मैं देखूं 1 मिनट है तकरीबन। अब
आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ये पढ़ने में मुझे हार्डली 10 सेकेंड भी नहीं लगे। सो 10 सेकेंड में अगर मैं एक बार प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ ले रही हूँ, इट इज सेविंग मी कि 3-4 बार मैं वही चीज दोबारा सिर्फ वर्ड्स के थ्रू पढ़ूं। ठीक है, ये कैट का एग्जाम नहीं है जहां पे आपको स्कीमिंग करनी है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है ताकि आप ऑप्शंस सही से समझ सकें। अब देखिए, आते हैं मैंगिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा इंडिका लिन, मैंगिफेरा इंडिका लिन, मैंगिफेरा इंडिका लिन। पढ़ने में सभी सेम है लेकिन लिखे अलग अलग तरीकों से हैं। अब यहाँ पे अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स याद हैं, आप आराम से आंसर टिक कर सकते हो। कंफ्यूजिंग तो होंगे ही, उनका काम ही है कंफ्यूज करना। तो यहाँ पे रूल्स क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के? पहला जो है वो जीनस होना चाहिए, जेनरिक नेम होना चाहिए। सेकंड जो है आपका स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। ठीक है, पहला जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, सेकंड वर्ड जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होना चाहिए, और अगर नॉन प्रिंटेड है तो अंडरलाइन होना चाहिए। जो ऑथर का नेम है वो एब्रीविएटेड यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उसके साथ लिखा होना चाहिए। अब ये रूल्स अगर आपको पता है, इन चारों में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये चारों चीजें फुलफिल कर रहा है। अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू आंसर कि वो ऑप्शन कौन सा है। जल्दबाजी में जस्ट बिकॉज जल्दी जल्दी खत्म करना है पेपर ताकि मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पे ज्यादा कंसंट्रेट कर सकूं, आधे से ज्यादा सवाल गलत होंगे। बच्चे यही करते हैं और यही गलत होने का रीजन होता है। फर्दर केमिस्ट्री और फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में तो कभी कभी डायग्राम भी सिमिलर आते हैं, बट कहीं जहां 5 वोल्ट्स का आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, हो सकता है वो 10 हो सकता है वो 8 हो, बट क्योंकि हमारा दिमाग प्रोग्राम्ड है हम वो नहीं देख पाते। सो क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लग रहा है उतना कम टाइम आपको उसको सॉल्व करने में लगेगा। सो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, रीडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक चीज है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे द एजिंग ऑफ अ लेक दैट अकर्स ड्यू टू पॉल्यूशन बाय मैन इज नोन एज, यानी कि एजिंग ऑफ अ लेक जो कि मैन के पोल्यूशन की वजह से हो रही है, इसको क्या कहते हैं? अब एनवायरमेंटल इश्यूज का क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन का है। हमें पता है यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस। वर्ड क्या है? नेचुरल एजिंग प्रोसेस। नेचुरल आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैन की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? आधे बच्चे यहाँ पे यूट्रोफिकेशन करके आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको डेफिनेशन रखनी पड़ी है, यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस ऑफ द लेक। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि जो मैन के द्वारा पोल्यूशन किया जाता है उससे कौन सा यूट्रोफिकेशन या उसको क्या कहते हैं? बेसिक जो नेचुरल एजिंग है उसमें नेचुरल नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि पोल्यूशन बाय मैन से जो हो रही है एजिंग ऑफ अ लेक उसको क्या कहते हैं। आधे बच्चे यूट्रोफिकेशन टिक कर देंगे, आधे बच्चे याद होगा चलो एक्सेलरेटेड है या कल्चरल है। कुछ बच्चे होंगे जिनको ये याद होगा कि एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन एंड कल्चरल यूट्रोफिकेशन आर नथिंग बट वन एंड द सेम थिंग एंड हेंस बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा जहां पे लिखा है बोथ बी एंड सी। अब अगर मैं यहाँ पे पढ़ लूं द एजिंग ऑफ अ लेक दैट अकर्स ड्यू टू पोल्यूशन बाय मैन, यूट्रोफिकेशन पढ़ लिया मैंने, टिक कर दिया। सेकेंड ऑप्शन पढ़ा, अच्छा चलो यूट्रोफिकेशन तो नहीं है, हाँ मैन की वजह से है तो ये कल्चरल यूट्रोफिकेशन है, मैंने वो टिक कर दिया। आगे के मैंने 2 ऑप्शन पढ़े ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे करेक्ट आंसर मिल गया। ये भी एक गलती है। क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि आपका थर्ड ऑप्शन भी सही हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया हो। तो इसीलिए ऑप्शंस भी पढ़ना, चारों ऑप्शंस पढ़ना भी बहुत जरूरी है। 2 चीजें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी एस करने में कोई भी एग्जाम, कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या इनफैक्ट कोई भी। पहला, read the question properly, no matter what you have to read the question properly, and second, options भी प्रॉपर तरीके से पढ़िए। ऑप्शंस प्रॉपर तरीके से पढ़ने से क्लैरिटी ज्यादा आती है। जस्ट बिकॉज आपने पहला ही ऑप्शन पढ़ा और पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, आप उसको टिक नहीं करेंगे, आप उसका बबल फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आप ऑप्शंस भी सही से पढ़ें। इसके अलावा रेगुलर चीजें क्या हैं?
बबल रॉन्ग फिल हो गया, 2 बबल फिल हो गए, एक बबल गलती से वहां स्पॉट लग गया, तो ये चीजें तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको सिखाई नहीं जा सकती। यू आर वेल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज और 18 ईयर्स ऑफ एज, तो आपको इतना पता होगा कि ये चीज प्रैक्टिस करने से ही आएगी। प्रैक्टिस करने से, कॉन्सेंट्रेट करने से, फोकस करने से। सब लोग कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 5000 कर लीजिए, 7000 कर लीजिए, 8000 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फाइन गुड करिए, बट अगर थ्योरी ही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं? आप क्वेश्चन सॉल्व करके अगर थ्योरी समझ रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको थ्योरी समझ में आएगी, सो दिस इज वेरी रॉन्ग। हाँ, न्यूमेरिकल्स आपको इजी कर सकते हैं ये चीज, बट थ्योरी जो है वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी कहीं जाके आपको क्लैरिटी आती है कि कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन पढ़ने से थ्योरी, क्वेश्चन करने से थ्योरी क्लियर नहीं होती, कभी भी नहीं होती। ठीक है, जो आगे कॉलेजेस होते हैं, हम लोग जब कॉलेज में जाते हैं, जब ग्रेजुएशन करते हैं, सेम चीज तभी यही होता है कि आपका तब तो सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है। जो कॉलेज नहीं जाते उनको तो खैर ये बात पता ही नहीं होगी, बट कॉलेज जब आप जाते हो आपका पोर्शन और वास्ट हो जाता है। तब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि क्वेश्चन देख के आप थ्योरी समझ लोगे। आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, दिस इज अ प्री रिक्विजिट। कोई भी एग्जाम में बैठने में आपको थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो इसीलिए अभी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ये है कि अभी जितना ज्यादा आप थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो आप करो। लास्ट 2-3 मंथ्स या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आप कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पूरी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, बट थ्योरी को निग्लेक्ट नहीं करना है। थ्योरी को प्रोलॉन्ग भी नहीं करना है कि हाँ पढ़ते रहेंगे, नहीं। फिनिश योर थ्योरी, देन फिनिश योर क्वेश्चंस, एंड दिस इज द राइट वे, ट्रस्ट मी। इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसी तरीके से आप प्रॉपर आगे अपनी जो एक तरीके से नैया है वो बढ़ाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा देने से या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से चीजें आ जाएंगी, कभी नहीं आएंगी। और जो भी ये सब हो रहा है कि इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए हमारे साथ इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। व्हाट इज गोइंग टू हेल्प इज कि आप थ्योरी तैयार करिए, क्वेश्चन होते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि क्वेश्चन रोक दीजिए, क्वेश्चन भी करिए, बट मेक श्योर कि आप थ्योरी भी करें। एनसीईआरटी है, 38 चैप्टर्स है, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। अगर अभी भी आप कल से अगर आप एक चैप्टर पर डे करना स्टार्ट करते हैं, आपका विद इन 38-40 डेज आपके चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे। स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, साइड बाय साइड क्वेश्चंस कर सकते हैं आप लोग। तो हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन इज नॉट अ बिग इशू, द बिग इशू इज यू, कि आप क्यों नहीं सॉल्व कर पाते। तरीके दो ही हैं, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है एग्जाम में, ऑप्शंस ठीक से पढ़ने हैं, कंफ्यूजन हटानी है, उसकी तैयारी अभी से होगी, और वो है थ्योरी पढ़ने की। ठीक है, कोई और भी प्रॉब्लम हो, कोई और भी कंफ्यूजन हो आपको एग्जाम को लेकर, डू फील फ्री टू राइट इट डाउन इन कमेंट्स। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक से आप वहां हमारे साथ जुड़िए, कोई भी प्रॉब्लम आती है लेट अस नो। ठीक है, फिलहाल मैं यही कहूंगी, थ्योरी पे कंसंट्रेट करिए, साइड बाय साइड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते रहिए, बट फिलहाल थ्योरी जितनी जल्दी हो सके ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। ठीक है, सो कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।